अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कल सदारती इंतखाब होने जा रहा है। नए सदर के इंतखाब के लिए हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से महमूद खान अचकजई उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान में सदर का इंतखाब वजीर आजम या किसी और आईनी ओहदे के इंतखाब से ज्यादा वसअत का हामिल है। सदर के इंतखाब में सेनेट, कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियां मिलकर एक इलेक्टोरल कॉलेज की हैसियत इख्तियार करती हैं और वोट करती हैं। सदर को 5 साल के लिए मुंतखब किया जाता है। तमाम ऐवानों के 1100 से ज्यादा अरकान कल सदर के इंतखाब में हिस्सा लेंगे। तमाम मुंतखब अरकान के वोटों का वजन बराबर नहीं होता। तमाम सूबाई असम्बलियां सदारती इंतखाब में मसावी हैसियत की हामिल होती हैं। तमाम सूबाई असम्बलियों के वोटों को सबसे छोटी सूबाई असम्बली यानी बलूचिस्तान की जो सूबाई असम्बली है उसकी मजमूई तादाद से तकसीम कर दिया जाता है। सेनेट और कौमी असम्बली में एक वोट ही एक गिना जाता है और सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस पे, जबकि लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में कल सूबाई असम्बली में होगी। सेनेट, कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों में हर रुकन को बैलेट पेपर जारी किया जाएगा। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग खुफिया राय दही के तहत जो है वो होती है। आइन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारती इंतखाबी अमल के सरबराह होंगे। वो पोलिंग के लिए चीफ प्रिजाइडिंग अफसरान का तकर्रुर भी करते हैं। एक तरफ जहां कल सदारती इंतखाब होने जा रहा है तो दूसरी तरफ पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह और सदारती इंतखाब के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने आज सदारती इंतखाब मुलतवी कराने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा जिसमें उनका कहना था कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुतादिद मखसूस नशस्तें अभी खाली हैं, लिहाजा इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक ये इलेक्शन मुलतवी किया जाए। मखसूस नशस्तों का मामला अदालतों के सामने भी है। लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें ना देने के खिलाफ दायर दरखास्त पर आज फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब इसी मामले पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त जो सिंध हाई कोर्ट के सामने है उस पर सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी किया था और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों को फैसला कुन होने की सूरत में सदारती इंतखाब में शुमार ना करने की हिदायत की है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, MKM, पीपल्स पार्टी और दीगर से 28 मार्च को इस हवाले से जवाब तलब कर लिया है और अदालत की जानिब से दरखास्त की समाअत अब 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के एजाज में अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश कर दिया गया। इस हवाले से ऐवान सदर में तकरीब भी मुनक्किद हुई। कल सदर मुमलिकत के इंतखाब के बाद डॉक्टर आरिफ अलवी अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। सदर आरिफ अलवी की 5 साल आईनी मुद्दत 8 सितंबर 2023 को खत्म हो चुकी है। मुल्क में निगरान सेटअप होने के बायस आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान की जिम्मेदारियां बदस्तूर निभा रहे थे। कल सदारती इंतखाब में क्या होने जा रहा है, सियासी जमातों के सामने जब ये इंतखाब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इंतखाब को किस तरह से देख रही है, इस पर बात करने के लिए सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, कल के इंतखाब के हवाले से क्या तवक्कुआत है, कितना पुरएतमाद है आपका जो इत्तेहादी जमातों का अलायंस है? बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से इंशाल्लाह जीत जाएंगे। हमारे इत्तेहादी सारे अपनी जगह हमारे साथ हैं और भी बहुत सारे दोस्त वोट करेंगे। तो कल इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ जरदारी साहब दोबारा सदर मुंतखब हो जाएंगे। और सवाल तो अब यह है कि उनकी सदारत और मौजूदा हुकूमत ये एक ऐसा इम्तजाज हो कि हम मुल्क के मसाइल के हल की तरफ ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को लेके जा सके। इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी ये अमल है। जहां तक तलक इसकी कामयाबी है कल के इलेक्शन में, वो तो बहुत ज्यादा टाल क्लेम्स तो नहीं करने चाहिए, तब फखर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें नंबर गेम होती है। नंबर गेम में हम बड़ा बाज़ थे। राइट। लेकिन कारे साहब, ये महमूद खान अचकजई की तरफ से जो कल आसिफ जरदारी के मुकाबले में इंतखाब लड़े, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, कहा ऐवान मुकम्मल नहीं है। उनके इस खत का आपकी नजर में जवाज है? देखिए, इस ऐवान के मेंबरान कब थे, जिन 22 मेंबर्स का या 23 मेंबर्स का वो जिक्र फरमा रहे हैं, उसके अलावा 10-12 मेंबर्स तो वो हैं। ये कई सीटें वो हैं जो खाली रह गई, कई वो हैं जो 2 जीती हुई थी वो खाली हो गई। इसी तरह शायद ही कोई सूबाई असम्बली है जो मुकम्मल इस वक्त मौजूद हो। कुछ सीटों पे अदालतें स्टे देती हैं, कुछ पे कुछ, तो उसकी बुनियाद पे ये तो नहीं होता कि 10 सीटें खाली हैं तो ऐवान मुकम्मल नहीं है। ऐवान मुकम्मल नहीं है तो फिर एक सीट पे भी ऐवान मुकम्मल नहीं होगा ना।
तो इसकी बुनियाद पे ये जो आर्गुमेंट है ये तो बिल्कुल काबिल इतना नहीं है, और इससे आप पूरी हुकूमत साजी को या बाकी प्रोसेस को या आईनी तकाज़ों को रोक नहीं सकते। रही बात कि आप देखिएगा, मुझे तवक्को है कि जो वोट कल होंगे उन वोट्स में अगर ये खवातीन के जो स्पेशल सीटों के या माइनॉरिटीज के वोट हैं, ये वोट शामिल इनके ना भी हों तो हम फिर भी इसमें बड़ी वाज़े तौर पे अक्सरियत ले सकते हैं। ये कल के रिजल्ट के बाद आपको समझ आ जाएगी। और इन खतूत का, इसके अंदर इन खतूत के अंदर कोई जान तभी हो सकती है या इनके अंदर कोई वजन तभी हो सकता है कि अगर मार्जिन इतना थोड़ा हो कि इन वोटों से कोई फर्क आ रहा हो। और अगर इन वोटों से इलेक्शन के अंदर फर्ज करें ये कोई 40 वोटों का फर्क पड़ता है पूरे मुल्क के अंदर, या 35 वोटों का फर्क आता है पूरे मुल्क के अंदर, तो अगर लीड ही 35 से ज्यादा हो तो फिर आप क्या कहेंगे? क्या फिर से कोई इलेक्शन का प्रोसेस मजरू हुआ है? लेकिन अब ये टेक्निकल सब जो ये टेक्निकल मामला तो है ऐवान में मखसूस नशिस्तों का, तो कहीं ऐसा तो नहीं इससे ये इलेक्शन जो है वो इस टेक्निकलिटी की वजह से मुतनाज़ हो जाएगा? देखिए, इलेक्शन तो वजीर आजम का भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। ये जो एहतजाज होता है, और अगर आप इस तरह के निकाले रिकॉर्ड सारे, तो हर इलेक्शन के बाद इसी तरह की ऑलमोस्ट मोर और लेस ऐसी ही सूरत हाल क्रिएट की गई। हमारे 2002 में 22 मेंबर्स 21 मेंबर्स तोड़ के गवर्नमेंट बनाई गई, हम एहतजाज करते रहे, हमने सारा कुछ किया, तो क्या वो मुतनाज़ा हो गया था? और मुतनाज़ा किसने देखना होता है? गवर्नमेंट 5 साल चलने के बाद चली जाए, आप कहते रहे जी मुतनाज़ा था। ठीक है, राइट। लेकिन अभी ये एक नया सेटअप आ रहा है जहां पर हेड ऑफ स्टेट है वो सदर पीपल्स पार्टी से होंगे, वजीर आजम नून लीग से होंगे। वैसे तो जमातें ऑपोजिशन के सदूर के साथ वक्त गुजारती रही हैं, लेकिन ये जो अब सेटअप आ रहा है ये अगले 5 साल के लिए आ रहा है। तो आपके ख्याल में इस सेटअप को चलाना कोई चैलेंज होगा इत्तेहादी जमातों के लिए? देखिए, आसिफ जरदारी साहब के मिजाज से आप वाकिफ हैं, उनके तजुर्बे से आप वाकिफ हैं। ये वो थे, उनकी जमात को लीडरशिप थी कि हमने एक अकलियती हुकूमत, या अकलियती ना कहिए, कोलिशन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की तारीख के बड़े बड़े काम कर दिए। हम तो रोज आजकल बहस कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ये माइनॉरिटी होगी, ये कमजोर हुकूमत होगी, कोलिशन है, बड़े फैसले नहीं कर सकेगी। लेकिन 2008 से 13 तक की गवर्नमेंट जो थी वो भी कोलिशन गवर्नमेंट थी, और उसमें आपके सामने है कि हमने पाकिस्तान की तारीख के बड़े फैसले किए, आइन अमेंड किया, एमएसपी किया। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सबसे मुश्किल काम होता है, कौमों को शनाख्तें दी, बड़े मुतनाज़ अमूर के ऊपर हमने कौमी इत्तेफाक राय कायम कराया। ये डिपेंड करता है कि क़यादत क्या करना चाह रही है, किस इरादे से आगे बढ़ रही है। सो मुझे बिल्कुल ऐसे कोई फिक्र नहीं है। मुझे तवक्को है कि जरदारी साहब में ये विजन विजडम है, और शहबाज साहब के साथ पहले भी उनका वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा, और अब दोनों तरफ इस बात का इदराक भी है कि हमने मिल के मामलात का हल निकालना है, और इसके अलावा हमारे पास रास्ता भी कोई नहीं है। चॉइस क्या है? ये जो रोज बहस होती है कि ये हुकूमत कामयाब होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी सवाल ही नहीं है, इसी हुकूमत ने चलना है। ये हुकूमत ना होगी तो फिर क्या होगा? फिर तो एक और हायरार्की, एक और मसला बन जाएगा। तो इसी हुकूमत ने चलना है। अब इसको 6 महीने कम से कम देने चाहिए हमें, बल तो साल 1.5 साल, लेकिन कम से कम 6 महीने कि हमें इनकी सिमत समझ आ सके, फिर उसके ऊपर कोई तनकीद नकद लिखा जा सकता है। लेकिन अभी इनको टाइम देना चाहिए। लेकिन ठीक है, लेकिन देखिए कारी साहब, अब कुछ जो है वो आपकी जो अप्रोच है दोनों पार्टियों की कुछ मामला पर बड़ी मुख्तलिफ है। मईशत के मामले को लेकर निजकारी है, वहां पर पीपल्स पार्टी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहती है, एनएससी अवार्ड का मामला है। अब यहाँ पर जो मुआशी चैलेंजेस है, जो इस वक्त सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर जो है वो इस इत्तेहाद के सामने है, तो वहां पर क्या नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इन मामलात को आगे बढ़ा सकेगी? आप जरा गौर कीजिए, 18वीं तरमीम में कितने मुतनाज़ अमूर पे इत्तफाक राय हुआ, एनएफसी पे हुआ, बाकी अशिया पे हुआ। तो ऐसी चीजें नहीं है। अगर हमारा ख्याल पाकिस्तान के कौमी मफाद में है तो हम उनको कन्विंस करेंगे, उनका ख्याल पाकिस्तान के कौमी मफाद में तो हमें कन्विंस कर लेंगे, या कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा। ये जो एक जमाती निज़ाम का हम सोचते हैं ना जी कि यक सुई से सिर्फ एक तरफ का ख्याल सोचा जाए, एक तरफ की राय देखी जाए, ये कोई बड़ा तगड़ा फैसला नहीं होता।
ये कोई बड़ा तगड़ा फैसला नहीं होता एक तरह का। एक तरह की हुकूमतें या एक तरह के फैसले जो होते हैं वो बाज़ औक़ात आपके लिए अनारकी का बायस भी बनते हैं, मुश्किलात भी पैदा कर देते हैं एक तरह की हुकूमतें। तो अगर आप ज्यादा लोगों की राय को, ज्यादा जमातों की राय को अपनी राय में समोते हैं, अपनी राय को थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं अपने ख्यालात को, तो उससे ये बेहतरी का सामान भी होता है कि उसकी वाइडर ओनरशिप होती है, उसको डिनायल नहीं होता, उसकी अपोजिशन बड़ी कम होती है। यही हुआ ना 18वीं तरमीम के साथ कि हमने सारी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत कायम की, फैसले किए इत्तेफाक राय से, और आज बहुत सारे लोगों को हमारे उन फैसलों से इख्तलाफ होगा, लेकिन उसको तो ऑन करने के अलावा कोई चारा नहीं है किसी के पास। ठीक है, लास्टली काजी साहब ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी अभी भी, अब जबकि ये वजीर आजम का इंतखाब हो गया और सदर का इंतखाब भी अब हो जाएगा, तो पीपल्स पार्टी काबीना में आने के बारे में सोच सकती है? ये जो सख्ती है वाला मामला है ना, इस पे ना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ये अमकानी सूरत हाल पे बहस नहीं करनी चाहिए। मैं इस पे कमेंट नहीं करता, लेकिन ये सवाल वैसे ही नहीं बनता कि ये कोई हतमी बात नहीं होती। सियासत के अंदर आपको कई दफा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, पॉसिबिलिटीज को तो रूल आउट नहीं किया जा सकता, पॉसिबिलिटीज अपनी जगह पे। ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल सदर का इंतखाब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके उम्मीदवार अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में है, वो इस इंतखाब को किस तरह से देखती है, और फिर ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो अदालतों के सामने भी है, इस पर जो है वो पार्टी, क्या कोई रास्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि वो ये नशिस्तें वापस ले सके? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली ज़रताज गुल साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। ज़रताज गुल साहिबा, बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले तो बताइएगा, ये सदारती इंतखाब के हवाले से आपके उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई हैं, इंतखाब मुलतवी कराना चाहते हैं, क्यों जो है वो इंतखाब को ये आगे लेकर जाना चाहते हैं? और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि बेसिकली अब तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस इंतखाब से भाग रही है। थैंक यू रहमान, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वुमेन इंटरनेशनल डे है आज, और इंटरनेशनल डे पे बहुत सारे लोग मुबारकियां देते हैं। यकीन करें, न मुबारकी लेने को दिल चाह रहा है, न खवातीन को मुबारक देने को दिल चाह रहा है, क्योंकि 2 साल से जो पाकिस्तान की खवातीन और स्पेशली पॉलिटिकल खवातीन के साथ जो फस्तायत, जुल्म और जबर हो रहा है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को इस कुर्सी तक पहुंचाने के लिए, मेरे ख्याल में उसकी मिसाल कहीं पर नहीं मिलती। अगर तहरीक इंसाफ ने मैदान से कहीं जाना होता या भागना होता, तो तहरीक इंसाफ जो है, उसका जो लीडर है सबसे बड़ा इमरान खान, उसको 2 दिन के अंदर 31 साल की सजा दे दी गई ताकि वोटर जो है वो टूट जाए। पार्टी का सिंबल ले लिया गया, पार्टी को तोड़ दिया गया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लीडरशिप को जो है वो अगवा किया गया, अगवा बराए बयान कराए गए। मेरे ऊपर जो है 25 के करीब FIR है, दहशतगर्दी और गद्दारी से लेकर गाय तक, चोरी तक के पर्चे किए गए, कागजाती नामजदगी मुस्तरद किए गए, ट्राइब्यूनल से जाके वापस करवाए। RO के दफातर के सामने ऐसा होता था कि शायद हम किसी नो गो एरिया में जा रहे हों। इतने मुश्किलों में इलेक्शन लड़ा, इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम वोट मिला है। तो अगर हमने कहीं मैदान छोड़ के जाना होता तो हम उस वक्त चले जा चुके थे, लेकिन मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, खवातीन को हौसला देती हूँ। 5 साल के लिए ये सेटअप आ गया है, जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, पंजाब में भी मरीम नवाज साहब हैं, सिंध में, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमतें, खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हुकूमत है। तो पार्टी के लिए ये 5 साल तो बड़े मुश्किल होने जा रहे हैं। तो आप किस तरह से जो है वो ये अगले आने वाले 5 साल को जो है वो देख रही हैं पार्टी के लिए खास तौर पर? नहीं, इससे ज्यादा देखिए रहमान, बदतरीन और फस्तायत का दौर क्या हो सकता है कि जो मैं आपको कह रही हूँ कि पिछले 2 साल से शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की हुकूमत जो है खवातीन वर्कर्स के लिए, सपोर्टर के लिए, खवातीन रहनुमाओं के लिए बदतरीन दौर है। यहाँ तक कि अमरीत के दौर में भी जो है खवातीन को सियासत करने की इजाजत होती है, लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के पाकिस्तान में नहीं है।
लेकिन ऐवान के अंदर आप देखते हैं हर रोज एक तमाशा होता है। 8 फरवरी को तो जो इलेक्शन होना था, जो अवाम ने फैसला इमरान खान के हक में देना था, वो तो दे दिया, लेकिन अभी तक खानापुरियां हो रही हैं, अभी तक जो है वो आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक कोशिश की जा रही है कि जब भी कोई इलेक्शन हो या जब भी कोई असेंबली का इजलास हो, चाहे पंजाब असेंबली का या नेशनल असेंबली का, कोई कर्फ्यू लगा दिया जाता है, पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। गैलरीज के अंदर जो है हमारे किसी को आने नहीं दिया जाता और इनके गुंडे आके PMLN के आके गैलरीज के अंदर आके बैठ जाते हैं। खवातीन की सीटें हमसे ले ली गई, माइनॉरिटीज की सीट हमसे ले ली गई। आपके सामने कि इतना फस्तायत का दौर है, इतना बदतरीन दौर है कि जुल्म और जबर के पहाड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पाकिस्तान के अवाम पे जो है वो तोड़ दी गए। जहां तक आपने नवाज शरीफ की और जरदारी की बात की, देखें रहमान, मेरा तो खुद ये सवाल है कि क्या अजीब तमाशा है कि जब इलेक्शन होता है तो ये ड्रामे करते हैं कि अमृतसर को सड़कों के ऊपर घसीटेंगे, लेकिन जब कुर्सी की बारी आती है तो हमेशा जरदारी कंधा दे देता है नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को, और आपस में हमेशा बांट लेते होते हैं कि मेरा अब्बा जी जो है वो सदर बनेगा, वो कहते हैं जी मेरा चाचा जी वज़ीर आज़म बनेगा, वो कहता है मेरी भतीजी जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेगी। यानी आपस में ये ओहदे बांट लेते हैं, आपस में कुर्सियां बांट लेते हैं, अवाम की बात नहीं होती। अवाम के साथ तो अभी भी जुल्म और जबर हो रहा है, अभी भी लोगों की चादर और चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है, अभी भी लोगों के खिलाफ FIR हो रही है, अभी भी हमारे वर्कर को गोलियां मारी जा रही है, अभी भी लोगों को शहीद किया जा रहा है, अभी भी जमीन हमारे ऊपर तंग है। रहमान, मैं कल जो है वो बिल करवा के यहाँ से आके बैठी हूँ, यहाँ मैं पार्लियामेंट से निकलती हूँ, फिर मैं किसी कोर्ट में जाती हूँ। ऐसा लग रहा है तहरीक इंसाफ अभी भी बड़ी जारहाना सियासत जो है वो रखना चाहती है, पार्लियामान के अंदर भी, पार्लियामान के बाहर भी। आपने एहतजाज की भी कॉल दी है, अली मीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया, शेर अफजल मरवत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन आ रहे हैं, उमर अयूब अपोजिशन लीडर आ रहे हैं। तो ये पार्टी आने वाले दिनों में इसी तरह से अपना जारहाना तर्ज सियासत ही रखेगी? जी देखिए रहमान, मेरी बात सुने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज उठाने के अलावा क्या है हमारे पास? हमने तो कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। हमारे 24 वर्कर को शहीद किया गया, खवातीन की चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, और मैं बता रही हूं कि कुर्सी शहबाज शरीफ को मुबारक हो कि वो खवातीन के सर से चादरें उतार के आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जो खवातीन के सर से चादरें खींच के कुर्सी के ऊपर बैठा है, देखिए हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि ये कुर्सी जो है अगर ये पायदार होती तो आज ये तुम्हारे पास ना होती। कुर्सी तो आनी जानी चीज है, लेकिन इज्जतें रहनी चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वोट के जरिए, ऐवान के जरिए मुसलसल जदोजहद कर रही है, लेकिन एक अजीब तमाशा मुल्क के अंदर हो रहा है कि मुल्क को यरगमाल बनाया जा रहा है, कानून की पासदारी नहीं है, आईन की पासदारी नहीं है, हर चीज को बुलडोज करके जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और खानदानी जरदारी को कुर्सी के ऊपर बिठाया जा रहा है। 25 करोड़ आवाम की कोई सुनाई नहीं देता, कोर्ट की कोई इज्जत नहीं है। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एहतजाज के अलावा क्या कौन सा रास्ता तरीका हो सकता है कि कोई वर्किंग रिलेशनशिप बन सके हुकूमत ऑपोजिशन? अब देखें, आप पार्लियामान के अंदर तो आप आ गए हैं, आप खुद भी पार्लियामान के अंदर हैं, तो क्या कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है जहां पर आप में हुकूमत में कोई बात हो सके, कोई मामलात आगे चल सके? बिल्कुल हो सकती है। सबसे पहले बात तो यह है कि खवातीन से माफी मांगी जाए, पाकिस्तान के अवाम से और खवातीन से नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जब वो माफी मांगे जिन्होंने खवातीन के खिलाफ जुल्म किया, और सबसे ज्यादा सियासी खवातीन इस वक्त जेलों के अंदर हैं, उन सबको बाहर लाया जाए। बुशरा बीबी को बाहर जो है वो जेल से बाहर लाया जाए, आलिया हमजा को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को, इन्हीं से शुरुआत कर ली जाए। इसके बाद जो है ये शहबाज शरीफ जो है ऐवान के अंदर ये वादा करे कि किसी ऐसे वजीर को जो फॉर्म 47 के जरिए आया हो, कोई ऐसा MNA, चाहे वो रेहाना डार साहिबा का हो या चाहे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की सीटों के ऊपर, जो खवातीन की सीटों के ऊपर आए हो, उनको किसी को वजीर मुशीर इन्होंने नहीं बनाना। इमरान खान को जो है जो सजा दी जा रही है, गलत सजा दी जा रही है, फ्रिवलेस केसेस है, उनको बाहर लेके आया जाए। उनको पता है कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर ने, उन्होंने कोई जुर्म तो किया नहीं है। फिर हमारे जो शहादा हैं उनका हमें अजाला किया जाए, फॉर्म 47 के जरिए जो है फैसले न किए जाए, फॉर्म 45 के जरिए फैसले किए जाए। 8 फरवरी को जो असल इलेक्शन हुआ था वो मैंडेट हमें वापस किया जाए, उसके बाद आगे बात हो सकती है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आवाम पे बैठ जाए और हम उनके साथ हाथ मिला लें, ये नहीं हो सकता। जी हुकूमत ने आज भी शहबाज शरीफ ने कहा कि साजिशें की जा रही हैं, उन्होंने IMF के खत का भी हवाला दिया, फिर IMF की तरफ से भी आपको जो है वो बात जवाब आ गया, उस खत का असर नहीं हुआ। तो क्या लिखना चाहिए था खत IMF को इस तरह से? देखिए
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी सिर्फ ये रिमाइंडर करवाया है। खान साहब के पास पहले ही IMF का वफ्द आया था और एक ही हमारी डिमांड थी कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और जो अवामी नुमाइंदे वोट की ताकत के जरिए आते हों उन्हीं को ईमान में बैठना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि फॉर्म 47 वाला जबरदस्ती जो है वो बन जाए, या ये नहीं हो सकता कि कार की डिग्गी में जाने वाला जबरदस्ती वजीर आजम बन जाए, या बुरका पहन के जाने वाला जबरदस्ती वजीर आजम बन जाए। वही ईमान के अंदर आए जो अवाम की ताकत से 8 फरवरी को इलेक्शन जीत के आए हों, और यही हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डिमांड की थी। जहां तक शहबाज शरीफ की बात है कि जी IMF को खत नहीं लिखना चाहिए था, मेरा सिर्फ सवाल है रहमान कि जिस टाइम पे हम फेटफ के कवानीन में तब्दीली करवा रहे थे, फेटफ के कवानीन वापस करवा रहे थे और हम कह रहे थे कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट न होने दिया जाए, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना था, यही शहबाज शरीफ नवाज शरीफ थे, यही असफ अली जरदारी थे जिन्होंने वॉकआउट किया था। और जब हम वापसी पे उनको मिला के लेकर आने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने कहा नैब के कवानीन को 38 कवानीन में से 35 कवानीन को जो उन्होंने साथ कर दिया था कि ये खत्म कर दो, इसमें चेंजेस कर दो, टूथलेस कर दो। 100 अरब के इन्होंने सारे के सारे केसेस माफ करा दिए, पाकिस्तान का पैसा लूट के खा गए, 16 महीनों में पाकिस्तान के इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये मान ले कि अगर क्रेडिबिलिटी सिर्फ इमरान खान की और इमरान खान के खत लिखने से पाकिस्तान को पैसे मिलने, तो ये मान ले कि इनके पास अवाम की ताकत नहीं है, इनको 2% भी कोई जो है इनके क्रेडिबिलिटी की वजह से नहीं देता। इनकी क्रेडिबिलिटी एक्चुअली जीरो क्योंकि अवाम की ताकत से नहीं आई है, फॉर्म 47 के पैदावार है जी। अच्छा, अब आप क्योंकि पार्टी के अमूर को भी जो है वो आप लोग देख रहे हैं, पार्लियामान के अंदर हैं, आप जैसे जो मेंबरान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे पहले भी असल चेहरा थे, वकला तो जाहिर बात है वो बाद में आए, लेकिन आप जैसे जो लोग थे वो पार्टी में शुरू से मौजूद है। तो अब ये जो पार्टी के अंदर मामलात है, क्या इनको चलाने में आप इमरान खान की गैर मौजूदगी में क्या कोई मुश्किल पेश आ रही है? हमने अभी एक मिसाल देखी, तैमूर झगड़ा का जो मामला है, अभी अली मीन गंडापुर का उस पर रिस्पॉन्स आया है। तो इस तरह के जो मामलात हैं, क्या कोई चलाने में, पार्टी को अपने मामलात चलाने में कोई मुश्किल पेश आ रही है इमरान खान की गैर मौजूदगी में? देखिए रहमान, असल बात यह कि जारी बात है कि 12 करोड़ वोटर ने और 25 करोड़ आवाम ने इमरान खान का साथ दिया और 8 फरवरी को और अपने वोट के जरिए उन्होंने साबित किया कि वो इमरान खान को ही लीडर मानते हैं। मेरी पार्टी का अपना वोट, मेरी पार्टी की अपनी लीडरशिप और हम सब जिस वक्त ईवान में वापस आए हैं वो सब के सब इमरान खान की बदौलत आए हैं। जारी बात है खान साहब को 31 साल की जब जबरदस्ती की सजा दी गई है, यह है तो बहुत तकलीफ दे बात, यह है तो बहुत आजमाइश की बात कि खान साहब के ऊपर और जिस तरीके से फुटेजेस आ रहे हैं कि जी इस तरह अडियाला जेल में यूं दहशतगर्द पकड़े गए, तो ये बड़ी सिवियर किस्म की बात है, ये बड़ी खौफ वाली बात है। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी सीरियस मामलात है। वहां पे खान साहब की कमी भी बहुत ज्यादा है और जारी बात है मुझ समेत तमाम लोगों की ये ख्वाहिश भी है कि खान साहब से जो केसेस हैं वो हट के खान साहब वापस अपनी सीट से जो इलेक्शन लड़े और वापस ईवान के अंदर आए, क्योंकि उनके मैंडेट उनका है। जहां तक पार्टी के मामलात की बात है, देखिए पार्टी बड़ी मुश्किलों से वापस इलेक्शन लड़के और इतने जुल्म और जबर के अंदर इलेक्शन वापस लड़के ईवान तक पहुंची है, जबकि हमारी बहुत सारी सीटों के ऊपर डाका भी डाला गया है। वहां पे मैं ये समझती हूँ कि जो असल पार्टी है, जो असल खान साहब का साथ देने वाले हैं, इस वक्त वो वापस आके पार्टी में बैठे हैं। जिन्होंने छोड़ के जाना था वो चले गए, आजमाइश के वक्त में चले गए, लेकिन जो खान साहब के साथ जुड़े रहे उसका सिला भी मिला है, मुझे भी अपनी वफादारी का सिला मिला है। 65,000 की लीड से मुझे डेरा गाजी खान के गयूर अवाम ने इमरान खान के नाम पे वापस जितवाया है। मैं तो यही कहूंगी कि पार्टी को आपस में, मेरे नजर में तो कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन अगर किसी को कोई इख्तिलाफ है भी है तो मेरा ख्याल में कि खान साहब की जिंदगी, बुशरा बीबी की जिंदगी और हमारे वर्कर की कुर्बानियां इतनी बड़ी हैं कि मेरे ख्याल में कि अगर कोई इख्तिलाफ है भी तो मेरे ख्याल में उसको भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए पाकिस्तान की खातिर, क्योंकि खान साहब कुर्बानी तो पाकिस्तान की खातिर दे रहे हैं, उनका अपना तो जाती कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं है। वो भी अगर चाहते तो नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा बन के 25 रुपए के स्टाम्प पेपर पे मुल्क से जा सकते थे, लेकिन वो मर्द मोमिन पाकिस्तान के अंदर रह के मुकाबला करें, पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ रहे हैं, तो हमें भी मेरा ख्याल है कि इस चीज को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया। जरताज गुल साहबा हमारे साथ मौजूद थी और बात कर रही थी। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बानी पीटीआई की जानिब से आईएमएफ को लिखे गए खत पर बिलाखिर आईएमएफ का रद्दअमल सामने आ गया। आईएमएफ की तर्जुमान ने इमरान खान के खत पर रद्दअमल देते हुए कहा कि आईएमएफ का मैंडेट सियासी नहीं बल्कि मुआशी मामलात तक महदूद है। उन्होंने खत मिलने की तस्दीक करते हुए कहा कि आईएमएफ को 28 फरवरी को पीटीआई के तर्जुमान की जानिब से एक खत मौसूल हुआ जो इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के साथ फंड की शमूलियत से मुताल्लिक था। खत पर अपने रद्दअमल के इज़हार में उनका यह कहना था कि आईएमएफ बैनुल अक़वामी इदारा है जिसका मुआशी मामलात तक मैंडेट है और आईएमएफ मकामी जो सियासी मसाइल हैं उस पर तबसरा नहीं करता। हम इदारा जाती मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इंतखाबी तनाज़ात के शफाफ और पुरअमन हल के जो उसकी हौसला अफजाई करते हैं। इसके अलावा आईएमएफ ने पाकिस्तान में स्टैंड बाय प्रोग्राम के दूसरे जायजे के लिए नई काबीना की तश्कील के बाद अपना मिशन भी रवाना करने का ऐलान किया है। आईएमएफ के डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने कहा कि फिलहाल तवज्जो मौजूदा स्टैंड बाय प्रोग्राम की तकमील पर है जो अप्रैल में खत्म हो रहा है। पाकिस्तान में नई काबीना की तश्कील के फौरन बाद स्टैंड बाय के दूसरे जायजे के लिए मिशन भेजा जाएगा। दूसरी जानिब वजारत खजाना ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं लेकिन वजीर खजाना का अभी तक इंतजार हो रहा है। इस मामला पर बात करने के लिए मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून से जनाब बिलाल कियानी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। बिलाल कियानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाल कियानी साहब, ये जो आईएमएफ का आज रिस्पांस आया है, क्या यही एक्सपेक्ट कर रही थी हुकूमत भी जो खत इमरान खान की तरफ से लिखा गया उसके जवाब में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए बिल्कुल सही आप कह रहे थी। देखिए इसके अलावा कोई और रिस्पांस हो नहीं सकता था और अगर पीटीआई के लोग भी ये बात या जानते थे या नहीं जानते तो फिर अब उनका अल्लाह ही हाफिज हो जी। चूंकि देखिए ये बदकिस्मती से उन्होंने फिर से मईशत के ऊपर सियासत करने की कोशिश की। आईएमएफ का बाकी में इदारा कार महदूद मईशत तक ही है। इन्होंने फिर से बदकिस्मती से अपने सियासी अज़ाइम के साथ हमारे आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस को नत्थी करने की कोशिश की। मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के मामले को नत्थी करने की साथ कोशिश की। तो देखिए ये यकीनन अनएक्सेप्टेबल है। ये आपने देखा कि 2022 में भी जब इनको हुकूमत जाते हुए नजर आ रही थी तो इन्होंने अपना आईएमएफ का प्रोग्राम सबोटाज किया और उसके बाद जब हमारी हुकूमत 16 माह की आई तो प्रोग्राम जब रिवाइव किया तो उस टाइम पे भी हमने इन्होंने कोशिश की। तैमूर झगड़ा साहब और शौकत तरीन साहब की ऑडियो लीक मौजूद है। उस टाइम पे भी उन्होंने चिट्ठियां लिखवाई अपने वज़राए खजाना से। तो वही चीज हम बदकिस्मती से आज फिर देख रहे हैं कि इन्होंने नथी करने की कोशिश की, कंडीशनल करने की कोशिश की कि वो जो आईएमएफ के साथ कोई भी हमारी नेगोशिएशंस और डिस्कशन है वो। लेकिन ये बिलाल कियानी साहब ऐसा तो नहीं है, ये आपके लिए मुश्किलात पैदा करते रहेंगे क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी जो रिस्पांस आ रहा है और फिर जाहिर बात है आप खुद ये मानते हैं कि इनकी एक बहुत बड़ी तादाद गैर मुल्की जो पाकिस्तानी है वो वहां पर मौजूद है। तो ये जो मुआशी मामलात हैं, क्या हुकूमत ये तो नहीं देख रही कि इन मामलात को जो है वो हल करने में, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने में आपको कोई मुश्किल हो? रहमान साहब इनकी डिस्ट्रप्टिव तरीकेकार की अब हमें 10-12 साल से आदत हो गई है जी। 2013 से 18 के दरमियान भी आपने देखा था कि धरने भी दिए, इनने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का दौरा भी रुकवाया, शलवारें भी टांगी सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे, तब भी सीडेक भी जारी रहा। मुल्क में दहशतगर्दी का भी खात्मा हुआ, लोड शेडिंग का भी खात्मा हुआ। फिर इस 16 माह की हुकूमत के अंदर भी 9 मई की दहशतगर्दी भी हुई, ये चिट्ठियां भी लिखी गई मगर हुकूमत ने अपना काम जारी रखा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का। तो इस दफा भी जो काम हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के करने, आपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के इब्तदाई दिनों में एक लेजर फोकस देखा है मुआशी इशूज के ऊपर, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे वो एफटीआर के रिफॉर्म्स हो, चाहे वो आईएमएफ के साथ डीलिंग हो। तो इन सब चीजों के ऊपर आपको एक लेजर फोकस नजर आ रहा है। देखिए हम जितना मुमकिन हो सका हाउस के अंदर भी हाउस के बाहर भी सारी सियासी जमातों को साथ लेके चलना चाहेंगे। मगर अगर इस स्पेसिफिक ग्रोह का ये ख्याल है कि ये सिर्फ रोकना चाहते हैं बराए रोकने के लिए और ये मफलूज कर सकते हैं हाउस के अंदर भी मामलात को और हुकूमत को भी, तो ये इनकी गलत फहमी है जी। इनके बावजूद भी काम होता है। लेकिन क्या कोई अंडरस्टैंडिंग इनके साथ हो सकती है खासतौर पर मुआशी मामलात पर? आज डार साहब उन्होंने सेनेट में तो बात की, वहां पर खासा शोर शराबा भी हुआ, लेकिन उन्होंने वहां पर मिसाक मईशत की एक ऑफर की है जो है वो अपोजिशन को। तो आपके ख्याल में इसका स्कोप अभी भी मौजूद है? ऐसा हो सकता है कि ये को मिसाक मईशत हो जाए? देखिए जी रहमान साहब, इसके ऊपर इट टोटली डिपेंड्स ऑन पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बिहेवियर। अच्छा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट जी। क्योंकि देखिए गुजारिश ये कि 2017 में भी जो इलेक्शन एक्ट पास हुई थी उससे पहले भी जब ये पीटीआई वाले बाहर धरने कर रहे थे और पार्लियामेंट पे बाकायदा लानतें भेज रहे थे और शलवारें टांग रहे थे, तो तब भी पार्लियामेंट्री कमेटी जो इलेक्शन लॉस के लिए बनी थी उसमें हमने इनको शामिल रखा था
उन पार्लियामेंट्री कमेटी ने इनकी इनपुट ली थी। तो देखिए हमारी तरफ से हमेशा एक जितनी हमारी बनती है उससे ज्यादा हम हाथ एक्सटेंड करेंगे। अब इनके ऊपर है कि ये कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करना चाहते हैं, उसमें अपनी इनपुट चाहते हैं, इनकी तनकीद भी आ सकती है, इनकी डिसएग्रीमेंट भी आ सकती है, वो उनका राइट है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, इन द स्टैंडिंग कमेटीज, एवरीवेयर। मगर ये तभी है अगर वो उस अमल का हिस्सा बन के उसके अंदर अपनी इनपुट दें। अगर तो उनका सिर्फ मैं ना मानू वाला काम हुआ और ये जो इमरान खान साहब की चिट्ठी वाला रवैया है ये वाला काम रहा, तो फिर ये नहीं हो सकता कि हम इनकी वजह से काम रोक दें। हम चाहेंगे कि हर किसी की इनपुट आए, ये भी कंस्ट्रक्टिव रोल अगर अदा करना चाहते हैं करें, हमेशा इनके लिए मौका होगा। मगर अगर ये नहीं करेंगे तो इससे काम नहीं रुकेगा। कियानी साहब, कौम और हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन इस चीज की मुतहम्मिल नहीं है कि किसी एक गिरोह की मर्जी की वजह से ये काम और ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस को एड्रेस करना रोक दिया जाए। आईएमएफ ने तो कह दिया है कि वो भिजवाने के लिए तैयार हैं लोगों को बातचीत के लिए। हुकूमत पाकिस्तान को बहुत सा होमवर्क करना है इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन हम तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं वजीर खजाना का। तो ये फिर किस तरह से ये होगा काम, और जाहिर बात है किसी ना किसी को तो लीड करना है नेगोशिएशंस को। जी देखिए, अभी से आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने काम में तो कोई गैप आने नहीं दिया। आती उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर मुतलका आपने देखा डिविजन्स को भी, मुतलका ब्यूरोक्रेट्स को भी, फिर अपनी टीम कुमाशी टीम के भी कुछ मेंबरान को उन्होंने शामिल करके काम का आगाज कर दिया। आइंदा दिनों में कैबिनेट की फॉर्मलाइज हो जाएगी, मगर काम इब्तदाई डिस्कशन शुरू हो गई है और इसका अंदिया दे दिया वजीर आजम साहब ने। तो देखिए आपने खुद IMF के लेटर में देखा कि उन्होंने सेकंड रिव्यू की डिस्कशन का जिक्र किया, ये भी होना मुकम्मल है, बाकी है। और ये वही सेकंड रिव्यू है उस 9 मंथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट का जो हमारी हुकूमत करके गई थी 16 माह की हुकूमत जाते जाते, तो वो अब इख्तिताम पजीर है। तो इसी के साथ जो अगला भी पोटेंशियल IMF प्रोग्राम है उसके ऊपर भी इस रिव्यू के फौरन बाद या इसके साथ साथ एक डिस्कशन का सिलसिला शुरू होगा। ये काम ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में स्टार्ट हो गया है और अगले चंद दिनों में हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रेरोगेटिव है, नवाज शरीफ साहब हमारे कायद मिलकर जब ये फैसले करेंगे तो फिर जब कैबिनेट अनाउंस होगी तो उसमें वो चीज भी वाज़ेह हो जाएगी। मगर काम शुरू हो गया है जी। और यकीनन आप सही कह रहे हैं, जब कैबिनेट एक बाकायदा अनाउंस हो जाएगी तो और भी मौसर और इफेक्टिव तरीके से काम जारी रखा जाए। बहुत शुक्रिया। बिलाल कियानी हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दुनिया भर में खवातीन का आज आलमी दिन मनाया गया और इस दिन की मुनासबत से पाकिस्तान में भी तकारीब का एहतमाम किया गया। मुल्क भर में रैलियां, वॉक्स और सेमिनार्स और तकरीबात का इनेकाद किया गया। दुनिया भर में हर साल 8 मार्च को खवातीन का आलमी दिन जो है वो मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पहली बार 1975 में खवातीन के आलमी साल के मौके पर इस दिन को जो है वो मनाया गया था। आलमी खवातीन यौम खवातीन का जो आगाज था वो एक सदी पहले हुआ था, जब 28 फरवरी को सेंट पीटर्सबर्ग और न्यूयॉर्क में खवातीन के हकूक के लिए 2 तारीखी मुजाहरे किए गए थे। इन 2 तारीखी मुजाहरों के बाद ही बाकायदा तौर पर खवातीन के हकूक के लिए जो है वो तहरीक चलाई गई थी और खवातीन के लिए सालाना एक ख़ास दिन मुकर्रर करने का फैसला किया गया, लेकिन कोई ख़ास तारीख मुकर्रर नहीं की गई थी। 1917 में रूसी इनकलाब के बाद 8 मार्च को खवातीन का दिन करार देते हुए उस दिन आम तातील का ऐलान किया गया था। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने पहली बार 1975 में 8 मार्च को खवातीन के आलमी दिन के तौर पर जो है वो मनाया था। तब से दुनिया में हर साल इसी तारीख को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद हमारे माशरे में मौजूद सिनफी और नस्ली जो उजरत में फ़र्क, तौलीदी हकूक और खवातीन पर तशद्दुद जैसे मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाना होता है। लोगों में इस बात का जो है वो एहसास दिलाना होता है कि खवातीन माशरे का एक बराबर का जो है वो उनका किरदार है और साथ ही साथ उनकी माशरे में भरपूर शमूलियत ही किसी माशरे को आगे लेकर जा सकती है। वो माशरे जहाँ पर खवातीन भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा नहीं करती, वो माशरे पीछे रह जाते हैं। और पाकिस्तान में भी खवातीन ने अपना बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है, चाहे वो सियासत का मैदान हो, खेल का मैदान हो या फिर जो है वो सर्विसेज हो। हर जगह हमने देखा अब खवातीन आगे आ रही हैं और ये मुल्क के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि बिलाखिर इस 51-52% जो आबादी है, जब तक ये माशरे में अपना भरपूर किरदार अदा नहीं करेगी ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान मेहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।